हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। काफी बेसिक सब बातों पर बात किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसके एक्सिस पर किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए लाइन बाय लाइन अच्छे से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन हमने 2a लिया है और बीच में एक पॉइंट है C जिसको हम लोग सेंटर ऑफ द डायपोल कहते हैं। और निगेटिव चार्ज और सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो a है और सेंटर और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो भी a है। दूसरी बात, इनके बीच का जो सेपरेशन है यानी कि पॉइंट P और सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने x का, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसके सेंटर से ही बात करेंगे। दैट्स व्हाई मैंने इसको 2a में बांट दिया था, क्योंकि पहले हमने इसको d भी कहा था। d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोई और भी नाम बोल सकते हैं, लेकिन अभी उस d को हमने 2a बोला। ओके, तो सेंटर और पॉइंट P के बीच के सेपरेशन को मैंने x कहा। हमें इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगा इन दोनों चार्जेस के वजह से। एक बात ध्यान रखिएगा, नेट चार्ज ऑन दी डायपोल इज जीरो होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, अगर आप इसको कंबाइन कर देंगे तो नेट चार्ज जीरो मिलेगा। बट इस P पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया जाए तब आप कैसे बताओगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का तरीका यह है, आपको मैंने सिखाया है कूलम्स लॉ में, कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ r दूरी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि E at P इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। तो बड़े ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी अगर सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो घटेगा, अगर सेपरेशन को आप कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर आप इसका डायरेक्शन भी बताना चाहे तो भी बता सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर आप कोई +1 कूलम चार्ज पुट कर दो, यानी कि इस P पॉइंट पर हमने एक +1 कूलम चार्ज पुट कर दिया। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इस +1 कूलम को वो रिपेल करेगा और हमें बड़े आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। उसकी मैग्नीट्यूड यहां से कैलकुलेट कर दिया और +1 कूलम पुट करके हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो यही सब मेथड वहां पर भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो अब आप सबसे पहला काम करो कि यहां पर एक +1 कूलम चार्ज पुट कर दो। अब ये जो चार्ज है ये उसको क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये उसको रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में, जिसको मैं नाम दे देता हूं EB, क्योंकि ये पॉइंट B है ना, तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो आगे की तरफ EB बनाया। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो उसको क्या करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और वो पीछे की तरफ फील्ड बनाएगा, यानी कि हम लोग उसको इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। इसको हम लोग नाम देंगे EA। अच्छा, अब रिजल्टेंट की अगर बात करें तो रिजल्टेंट किधर होना चाहिए? तो कॉमन सेंस कहता है कि सर EB बड़ा होना चाहिए और EA छोटा होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये चार्ज P पॉइंट के ज्यादा करीब है और ये चार्ज P पॉइंट से ज्यादा दूरी पर है, तो जो ज्यादा करीब है वो ज्यादा फील्ड बनाएगा और जो ज्यादा दूर है वो कम फील्ड बनाएगा। अगर मैथमेटिकली भी चीजों को देखना चाहे तो आपको बात समझ में आ जाएंगी। इन दोनों के बीच में सेपरेशन बताओ तो B और P के बीच सेपरेशन, तो देखा तो ये वाला ना, तो ये पूरा X है और ये A है, तो ये वाला कितना हो गया, X में A घटा दो तो कितना, X माइनस A। ओके, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो गौर से देखा तो ये कितना है, X और ये कितना A, तो पूरा कितना हो गया, X प्लस A। हम कह सकते हैं X प्लस A। तो अगर आप मैथमेटिकली भी देखेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो बहरहाल मैं उसको भी अभी करके दिखाता हूं। पहले हम लोग नेट फील्ड की बात कर ले कि सर जो B है यानी पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड ज्यादा बनाएगा, जो निगेटिव चार्ज है वो फील्ड कम बनाएगा। दैट मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। E नेट हमारा किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। अच्छा, वेक्टर साइन आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन पता है कि क्या होना है। बहरहाल, तो अगर हम E नेट की बात करें तो E नेट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है EB माइनस EA, और इसको कुछ नाम दे दो, ठीक ना। इस बात को अभी हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर जाए, लॉजिकली तो बात समझ में आ रही है। जैसे कि सपोज करें ये ट्यूबलाइट है, तो इस ट्यूबलाइट के पास हम जाएंगे तो हमें रोशनी ज्यादा मिलेगी, अगर हम इससे दूर आएंगे तो रोशनी
कम मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट चार्ज के साथ लगाइए, अगर वहां पर चार्ज पार्टिकल है तो हम उसके पास जाएंगे तो हमें फील्ड ज्यादा मिलना चाहिए, उससे दूर आएंगे तो फील्ड कम मिलना चाहिए। कॉमन सेंस कह रहा है, मैथमेटिकली भी चेक करके एक बार देख लेंगे। अब आप बताओ कि ई और ईबी का वैल्यू कितना होगा। तो हमें पता है कि सर ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं ई ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं, हम क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये वाला आर कौन होगा, पॉइंट ए और पी के बीच का सेपरेशन, और वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कितना, एक्स प्लस ए। तो इस बात को यहां पर लिख दिया, तो एक्स प्लस ए का ये आपका होल स्क्वायर, इसका नाम कुछ रख दो, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं ईबी की बात करूं तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, के क्यू अपॉन अगेन आर स्क्वायर, और ये वाला आर कौन सा होगा, पॉइंट बी और पी के बीच का सेपरेशन कितना है, देखा गौर से, एक्स माइनस ए। तो आप यहां पर उसको पुट कर दें, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 3। देखो तो मैथमेटिकली प्रूफ हुआ या नहीं। नोमिनेटर के क्यू, यहां भी के क्यू, डिनोमिनेटर एक्स प्लस ए और यहां एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, हम एक्स में कुछ जोड़ रहे हैं तो वो नंबर बड़ा आएगा, और एक्स में कुछ घटा रहे हैं तो वो नंबर छोटा आएगा। जब हम किसी बड़े नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर छोटा आएगा, और सेम नंबर को जब हम किसी छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो रिजल्ट बड़ा आएगा। तो यहां प्रूफ हो गया कि हमारा जो ईबी होगा, हम कह सकते हैं ये जो ईबी होगा वो ग्रेटर देन होगा क्या, ई ए। समझ आई बात, यही चीज तो हमने वहां भी लिखा था, यही कारण है ना कि मैंने ईबी माइनस ई ए कहा था, क्योंकि ये बड़ा आ रहा था और ये छोटा आ रहा था। तो लॉजिकली भी सोच करके देख सकते हैं और मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, वो दोनों सेम ही आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 से आ जाऊं तो हम लोग कह सकते हैं सर हमारा ई नेट इज इक्वल टू, बोलिएगा क्या हम लोग कह रहे थे, ईबी माइनस ई ए। सारे वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। तो ईबी क्या है भाई, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड माइनस ईबी ई ए क्या है आपका, तो आप कह सकते हो सर के क्यू एंड डिवाइडेड बाय आपका एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब फिजिक्स खत्म हो चुका है, बेसिक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकली तो आप इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। तो ई नेट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये के क्यू दोनों में कॉमन ले लेते हैं, उसको बाहर कर दिया मैंने। यहां क्या बचा, 1 बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस यहां क्या बचा, 1 बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब आप फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो हम के क्यू को रहने देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस सॉरी इनटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक ना। फिजिक्स खत्म हो चुका है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बहुत क्रांतिकारी काम हमें करना नहीं है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं फिर से कि सर यहां पर हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ यहां पर एक्स प्लस ए है तो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना कुछ आएगा। फिर से हम लोग लिख सकते हैं सर हमारा ई नेट हो जाएगा आपका के क्यू, ये तो बाहर ही है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस साइन के साथ, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस होगा ना, हाँ, माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ax, सही है, एंड डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना कुछ कर सकते हैं, है ना। देखिए तो कुछ कैंसिल होगा क्या, गौर से देखा, कुछ कैंसिल होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ax यानी 4ax बचेगा। यानी कि फाइनली लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू, आपका ये के क्यू बाहर रहेगा, ऊपर हम लोग लिख सकते हैं 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। अब आप इसको थोड़ा सा और बेटर अंदाज में लिख सकते हैं, जो चीजें हमें नोन है उस फॉर्म में इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको 2k क्यू इंटू 2a इंटू एक्स
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा मैंने। ऐसा क्यों किया, गौर से देखो तो ये जो 2a है, q इंटू 2a, ये दरअसल क्या है, चार्ज है और सेपरेशन है, और चार्ज और सेपरेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप ज्यादा अच्छे से देख पाओ, इसको हम बोल सकते हैं P, राइट। तो अब फाइनली आप लिख सकते हैं कि सर ये हो जाएगा E नेट इज इक्वल टू, बोलिएगा 2k, ये क्या हो गया, P इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना कुछ आया। ओके, अब एक और चीज ध्यान में रखना है कि ये जो हमने यहां पर कंसीडर किया था, ये वाला गौर से देखिए तो, ये जो x और मैंने ए जो सेपरेशन लिया होता है, इसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है x इज मच मच ग्रेटर देन a। कहने का मतलब जो हमारा x है और जो a है, ये वाला जो a है और ये जो x है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि x हमारा बहुत बड़ा होगा, a हमारा बहुत छोटा होगा। यानी x कुछ सेंटीमीटर में होगा तो हमारा जो a होगा वो कुछ मिलीमीटर में होगा। तो ऐसे केस में हम लोग इसको यहां पर कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि x बहुत बड़ा है, अगेन स्क्वायर, तो वो और बड़ा नंबर आ गया। a छोटा नंबर है, उसको स्क्वायर करेंगे तो भी वो छोटा रहेगा, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है ही नहीं, तो उस केस में हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर हम लोग उसको यहां पर अप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी। हम ऐसा मान करके चल रहे हैं, इफ x इज मच ग्रेटर देन a, देन हम इसको लिख सकते हैं, फाइनली इस बात को लिखा जा सकता है, गौर से देखिएगा कि E नेट इज इक्वल टू, गौर से देखेंगे, 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम उसको जीरो कर दे रहे हैं क्योंकि वो नेग्लेजेबल है, वो इतना छोटा नंबर है कि उसको जोड़ें घटाएं उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब फाइनल जो रिजल्ट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने के बाद अब हमारे पास देखिए तो क्या वैल्यू आ रहा है, 2kpx डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 4। अब आप कहोगे सर ऊपर में भी x नीचे में भी x, तो एक x को तो कैंसिल कर देना चाहिए, है ना, और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और फाइनली ये हमारा रिजल्ट होगा कि सर E नेट इज इक्वल टू, देखिएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि 4x था ना, तो एक x कटा तो 3x तो अभी भी बचा, मतलब x क्यूब तो अभी भी बचा हुआ है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कितना आया, 2k का वैल्यू आपको पता है, कूलम कांस्टेंट, p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो भी पता है, x भी दिया ही रहेगा तो x भी हमें पता है। यानी कि अगर हमें इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मैं इसको ये भी लिख देता हूं, E एक्सिस, यानी ये x लिख दे रहे हैं, x से हम समझ जाएंगे तुरंत कि ये एक्सियल पॉइंट वाला है, क्योंकि आगे चल के इक्वेटोरियल पर भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उस पर भी बात करेंगे। तो मैं E एक्सिस से लिख रहा हूं, तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2kp अपॉन आर क्यूब, यानी कि अगर मैं x को r के बराबर मान लेता हूं तो उसको हम लोग r क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जनरली जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो वो आता था E इज इक्वल टू kq अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से हमें रिलेशन मिलता था E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जब भी हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, स्फीयर वगैरह की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इतना आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट यहां पर देखा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ना वीवीआई करके रखिएगा, क्योंकि चाहे वो +2 का एग्जाम हो, जेई का हो या नीट का हो, सभी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्योंकि इसमें भयानक कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और डायपोल में मिलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इसको मैं वीवीआई कर दे रहा हूं तो आप इसको याद रखेंगे। तो कितना आया, Ex इज इक्वल टू 2 टाइम्स kp अपॉन एक्स क्यूब या 2 टाइम्स kp अपॉन आर क्यूब। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से मैं दिखला देना चाहता हूं कि जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया था, ये -q था, ये एक्सिस ऑफ द डायपोल था, यहां पर एक और चार्ज था जिसको हम +q ले रहे थे, आगे इसको और बढ़ाए थे एक्सिस को,
ये पॉइंट हमने चूज किया था जिसको हमने क्या कहा था P, ये कौन सा था B, ये कौन सा था A। ओके, अब इस पॉइंट पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो वो कुछ इधर आया इस डायरेक्शन में, कितना, हमने इसको नाम दिया EX, जिसको हम लोग इनेट बोल रहे थे, और उस EX की वैल्यू हमें आई 2kp/x³। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम वेक्टर में लिखना चाहें तब क्या लिखेंगे, वेक्टर EX इज इक्वल टू 2k वेक्टर p/x³। सही है, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। तो सर इसमें कोई फर्क तो पड़ा नहीं, पड़ेगा, अगला क्वेश्चन जो आएगा ना तो उसमें फर्क पड़ेगा, यानी नेगेटिव साइड आ जाएगा, मतलब इस केस में नहीं, दूसरे केस में, इसीलिए वहां ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं पहले ही उसको क्लियर कर दे रहा हूं, यहां पर हमें साइन का कोई लेना देना नहीं रहा, कोई उससे झंझट ही नहीं है। क्यों पता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो किधर, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर सेम साइन रहा। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि एक्सियल पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ क्या नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इनके बीच एंगल क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा इनके बीच एंगल 0 डिग्री का होता है। मतलब 4 ऑप्शन दिया जा सकता है, 0 दे दे, 90 दे दे, 180 दे दे, तो लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों का एंगल सेम होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। दैट्स व्हाई यहां मैंने कोई साइन में कोई फर्क नहीं किया, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इनके बीच का रिलेशन याद होना चाहिए, और ये जो डेरिवेशन मैंने कराया ये आपको पता होना चाहिए। काफी लंबा चौड़ा है डेरिवेशन, तो इसको आपको ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये सारी चीजें है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको बढ़िया से आपको नोट कर लेना है, ठीक ना। 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से समझ करके लिखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको +2 में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर बात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।